गोल्डन टेम्पल फिर से मिलिटेंट्स के कंट्रोल में आ गया था और यही वो ऑपरेशन था जहां अजीत डोभाल जी ने फिर से अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान आईएसआई एजेंट के रूप में गोल्डन टेम्पल में घुस जाते हैं, प्लान करते हैं जैसे जैसे मिलिटेंट्स बाहर पानी पीने आएंगे उन्हें एक एक करके शूट कर दिया जाएगा। साल 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में गुणानंद डोभाल जी के घर जन्म होता है अजीत डोभाल जी का। अजीत डोभाल के फादर इंडियन आर्मी में मेजर थे। कुछ दिन बाद इनका ट्रांसफर उत्तराखंड से राजस्थान में हो जाता है और इसी बीच अजीत डोभाल जी की स्कूलिंग राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल से होती है और 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके ठीक अगले साल ही 1968 में अजीत डोभाल जी यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद इन्हें आईपीएस बना दिया जाता है और इनकी पहली पोस्टिंग केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में होती है। अब होता क्या है कि कोट्टयम में एएसपी बने सिर्फ इन्हें 3 साल हुए थे, तभी दिसंबर 1971 में केरला के थाला शहर में बहुत ही भयानक दंगे छिड़ जाते हैं। हालत इतनी बेकाबू थी कि लोकल पुलिस वहां जाने से भी डरती है। इस टाइम केरला के होम मिनिस्टर थे के करुणाकरन और इन्होंने ये सब देखते हुए इस सिचुएशन को संभालने का जिम्मा अजीत डोभाल जी को दिया। जिम्मेदारी मिलते ही जनवरी 1972 में अजीत डोभाल जी ने वहां की कमान संभाली। जिस इलाके में लोकल पुलिस जाने से डरती थी वहां अजीत डोभाल जी अकेले गए और वहां की सिचुएशन को अकेले जाके समझा। और इतना ही नहीं, उन्होंने बिना लाठी डंडे का इस्तेमाल किए दोनों ग्रुप के लीडर्स को एक साथ बुलाया और उनसे बातचीत स्टार्ट की। और बातचीत करने के बाद उन्हें समझ आया कि जो लोग इतना गुस्से में वो इसलिए हैं क्योंकि उनका सामान लूटा गया है। अब अजीत डोभाल जी यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों ग्रुप्स का सामान ढूंढते हैं और दोनों ग्रुप्स को उनका सामान वापस करवाते हैं और इतने दिनों से चल रहे दंगे को एक ही हफ्ते में बिना लाठीचार्ज और बिना पुलिस के सॉल्व करवा देते हैं। इनकी इसी काबिलियत को देख के इनकी काफी तारीफ हुई और सेम साल इन्हें दिल्ली बुलाया गया। 1972 में अजीत डोभाल जी को आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्ट ऑपरेशन विंग में ऐड कर दिया जाता है। आईबी की शुरुआत 23 दिसंबर 1887 ब्रिटिश रूल में हुई थी। स्टार्टिंग में इसका नाम सेंट्रल स्पेशल ब्रांच था, बाद में साल 1921 में सेंट्रल स्पेशल ब्रांच हटा के इंटेलिजेंस ब्यूरो कर दिया गया। आजादी से पहले आईबी ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M15 और स्कॉटलैंड यार्ड के साथ मिलकर काम करती थी, लेकिन 1947 इंडिपेंडेंस के बाद आईबी को मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के अधीन लाया गया। 1965 और 1967 तक आईबी डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरह की खुफिया जानकारी इकट्ठी करती थी। लेकिन होता क्या है, 1962 चीन वॉर और 1965 पाकिस्तान वॉर के बाद साल 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने आईबी का स्प्लिट कर दिया और इसके बाद आईबी सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी तक ही सीमित रह गई। वहीं फॉरेन खुफिया मामलों के लिए रॉ रिसर्च और एनालाइज विंग बनाई गई। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि देश के बाहर की सिक्योरिटी के लिए रॉ को बनाया गया तो अजीत डोभाल जी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्यों भेजा गया, जबकि ये तो आईबी में मेंबर थे। देखो होता क्या है, अजीत डोभाल जी 1968 में आईपीएस बने और 1972 में आईबी में शामिल हुए, लेकिन इस टाइम रॉ एक नई एजेंसी थी और अपनी टीम खड़ी कर रही थी। ऐसे में आईबी के पास पहले से ही पाकिस्तान और कई अन्य देशों में अपने इंटेलिजेंस ऑपरेटिव एजेंट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद था जिसे वे सीधा ऑपरेट करते थे। और अजीत डोभाल जी को इन सीक्रेट मिशंस पे बाहर भेजने का कारण इनकी ये कुछ खूबियां थी, जैसे लोकल भाषा में बात कर लेना, उर्दू, पंजाबी, लाहौरी। इतना ही नहीं, भेष बदलने में, अपने आप को उसी माहौल में डालने में वो बहुत एक्सपर्ट थे। लेकिन तभी एक नया मुद्दा सामने आता है। साल 1974 में इंडिया ने पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान यहाँ पीछे रहने वाला नहीं था। पाकिस्तान में डॉक्टर AQ खान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। अब इंडिया को पता करना था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कितना आगे है, किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है और कहां बना रहा है। इसके लिए इंदिरा गांधी रॉ और आईबी को ये काम सौंपती हैं। इसके बाद सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए ये मिशन अजीत डोभाल जी को दिया गया और उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। ये लगभग 6-7 साल वहां रहते हैं और अलग अलग ऑपरेशंस में इंडिया की मदद करते हैं। 1988 पंजाब खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पे था और गोल्डन टेम्पल फिर से मिलिटेंट्स के कंट्रोल में आ गया था। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार्स की यादें लोग अभी भूले भी नहीं थे। गवर्नमेंट भी घबरा गई थी, पूरी सिख कम्युनिटी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गई थी। इस समय राजीव गांधी पीएम थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी यहाँ एंट्री होती है केपीएस गिल साहब की, जो पंजाब पुलिस में डीएसपी थे। लेकिन केपीएस गिल यहाँ रिकमेंड करते हैं अजीत डोभाल के लिए और तभी इसके बाद एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जिसका हेड केपीएस
गिल और अजीत डोभाल जी को बनाया जाता है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर का मकसद क्लियर था, गोल्डन टेंपल को नुकसान पहुंचाए बिना मिलिटेंट्स को बाहर निकालना है। और यही वो ऑपरेशन था जहां अजीत डोभाल जी ने फिर से अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, भेष बदलना, इंटेलिजेंस, पेशेंस। अजीत डोभाल जी एक रिक्शा वाले और पाकिस्तान आईएसआई एजेंट के रूप में गोल्डन टेंपल में घुस जाते हैं। वहां जाके उन्होंने मिलिटेंट्स का भरोसा जीता, उन्हें यकीन दिलाया गया कि पाकिस्तान उनकी हेल्प करने वाला है। इसी बीच अजीत डोभाल जी बाहर पुलिस के साथ भी कनेक्शन थे और सारी जानकारी पुलिस को देते रहे कि अंदर कितने मिलिटेंट्स हैं, किन जगहों पे हथियार छुपाए गए हैं और किस रूट से अंदर बाहर का मूवमेंट हो रहा है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे 1984 की तरह कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन करके फिर से सिख कम्युनिटी को नाराज नहीं करना चाहती थी। इस बार स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग थी। अजीत डोभाल जी ने बताया अंदर बहुत गर्मी है और पानी पीने की कमी है। तभी होता क्या है, इसके चलते गोल्डन टेंपल की वो इलेक्ट्रिसिटी काट देते हैं और प्लान करते हैं जैसे जैसे मिलिटेंट्स बाहर पानी पीने आएंगे उन्हें एक एक करके शूट कर दिया जाएगा। 15 मई को मिलिटेंट्स का टॉप कमांडर जागीर सिंह पानी पीने बाहर आता है और उसे स्नाइपर द्वारा सक्सेसफुली शूट कर दिया जाता है। जैसे ही जागीर सिंह मारा जाता है, यहाँ पे बाकी के बचे हुए मिलिटेंट्स बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन इसी बीच अजीत डोभाल जी अंदर भी जा रहे थे और बाहर भी आ रहे थे और वो बाकी बचे हुए मिलिटेंट्स को समझाते हैं कि इस टाइम पर सरेंडर कर देना ही अच्छा होगा। कई दिन तक चले ऑपरेशन के बाद आखिरकार मिलिटेंट्स ने धीरे धीरे एक एक करके सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया और इसी के साथ ऑपरेशन ब्लैक थंडर सक्सेसफुल रहा। सबसे बड़ी बात, गोल्डन टेंपल को उस लेवल का नुकसान नहीं हुआ जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में हुआ था। अजीत डोभाल जी के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस मानी गई। लेकिन अभी देश के सामने एक और चैलेंज आने वाला था और चैलेंज था कश्मीर। होता क्या है, साल 1989 में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलिटेंट्स ट्रेनिंग ले लेके कश्मीर में घुस रहे थे। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कई जगहों पर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल कमजोर पड़ने लग गया था और इसी दौरान अजीत डोभाल जी को कश्मीर भेजा गया। यहाँ उन्होंने सिर्फ इंटेलिजेंस गैदर करने का काम नहीं किया, बल्कि ग्राउंड लेवल पर नेटवर्क बनाए, लोकल लोगों से कनेक्शन बनाए और मिलिटेंट्स की स्ट्रेटेजी को समझने पे काम किया। वहाँ एक मिलिटेंट था कूका पर्रे। अजीत डोभाल जी उससे मिलते हैं और उससे बड़े शांति से पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, गन कल्चर या डेवलपमेंट। यही सारी बातें बोल के अजीत डोभाल जी उसे कन्विंस कर लेते हैं और कूका परे यहाँ सरेंडर कर देता है और बाकी मिलिटेंट्स को भी धीरे धीरे कन्विंस करवा के सरेंडर करवा देता है। अजीत डोभाल ने नेगोशिएशंस में बहुत अच्छा रोल निभाया और धीरे धीरे कश्मीर में काउंटर ऑपरेशंस को भी मजबूत करने में हेल्प की। लेकिन अभी एक और ऐसा इंसिडेंट आने वाला था जिसने पूरे देश को हिला दिया। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू से दिल्ली आ रही थी। तभी 5 आतंकवादी प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। प्लेन अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए अफगानिस्तान के कांधार में लैंड कराया गया। लगभग 180 पैसेंजर्स प्लेन में फंसे हुए थे और पूरा देश टीवी पर देख रहा था कि अब क्या होगा। इसी बीच अजीत डोभाल जी को नेगोशिएशन टीम का हिस्सा बनाया गया। अजीत डोभाल समेत 7 नेगोशिएटर की टीम कांधार भेजी गई, ये पता करने की उन टेररिस्ट की डिमांड्स क्या हैं। ये सातों नेगोशिएटर वहां जाते हैं, सिचुएशन को समझते हैं और अजीत डोभाल कांधार में तालिबान के कंट्रोल वाले एरिया में टेररिस्ट से बात करना शुरू करते हैं। कई दिनों तक टेंशन बनी रही। टेररिस्ट की डिमांड्स क्लियर थी, इंडिया की जेल में उनके 36 आतंकवादियों को रिहा करो और $200 का इंतजाम करो। पहले तो इनकी इन डिमांड्स के लिए मना कर दिया जाता है, लेकिन बाद में 36 नहीं, भारत सरकार 3 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए बोलती है। इंडिया को उन 180 लोगों की जान बचाने के लिए मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ता है और इसी के साथ ये ऑपरेशन खत्म होता है। इसके बाद साल 1999 में अजीत डोभाल जी को इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बनाया गया। 2005 में रिटायरमेंट के बाद भी अजीत डोभाल जी का सफर नहीं रुकता। अक्सर ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद पब्लिक लाइफ से दूर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अजीत डोभाल जी ने नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी पे काम रखना जारी रखा। और फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो अजीत डोभाल जी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA बना दिया जाता है और यहीं से अजीत डोभाल का नाम फिर एक बार हेडलाइंस में आने लगता है, क्योंकि वो इन सब में शामिल थे। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, चाइना बॉर्डर टेंशन, पाकिस्तान पॉलिसी, कई बड़े फैसलों के पीछे बार बार फिर से एक ही नाम सुनाई देने लगता है, अजीत डोभाल। और सबसे बड़ी बात, जिस आदमी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा सीक्रेट मिशन में बिताया, आज भी देश की स्ट्रेटेजीज और इंटेलिजेंस में अपना बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। 2026 आज तक अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर बने हुए हैं।